हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 15 साउंड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत टाइम से आप लोगों को इंतजार होगा चैप्टर नंबर 15 का। कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू चैप्टर नंबर 15 जो है हम स्टार्ट करेंगे साउंड। और इसका आज पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 होगा। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आज पहला लेक्चर है, एक और लेक्चर हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग को स्टार्ट करना है, सबसे पहले पढ़ना कि साउंड क्या होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, तो देखो साउंड का बेसिक मीनिंग क्या होता है। वी नो दैट कि कोई भी चीज जो है अगर वाइब्रेट होगी तो ही साउंड होगा। ये आपको एक चीज याद रखना है, यानी कि अगर आपको साउंड सुनना है, अगर आपको कोई भी साउंड सुनना है तो वाइब्रेशन होना कोई भी चीज का इंपॉर्टेंट है, यानी कि उस चीज का वाइब्रेट होना, हिलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक चीज से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, बोर्ड है। अब मैं क्या करूंगा, ये मार्कर से ये बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा हूं, मार रहा हूं। आपको सुनाई दिया आवाज? करेक्ट है, सुनाई दिया, मुझे भी सुनाई दिया। क्यों सुनाई दिया? कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये मार्कर को मारा तो यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे और ये बोर्ड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जो कि हमें दिखाई नहीं देते, ये आपस में टकरा के क्या हो रहे होंगे, वाइब्रेट हो रहे होंगे। एंड जैसे ही दे आर वाइब्रेटिंग विथ ईच अदर द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये आपको याद रखना है। एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्या ये, क्या है ये, गला। अब बोलोगे गला है, ठीक है ठीक है, इसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, लैरिंग्स बोलते हैं, याद रखना। लैरिंग्स इज कॉल्ड एज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये हमारे क्या होता है, आवाज को निकालता है। जैसे कि आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, लेकिन अगर मैं लड़का हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेरी आवाज जो है वो निकल रही है। करेक्ट है। अब मैं यहां पे गले को करने की कोशिश करूं तो यहां पे जैसे मैं हिट कर रहा हूं कुछ चीज, तो मेरा आवाज जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक चीज क्लियर हो गया कि हमारी आवाज जो है वो यहां से आए। ठीक है ना, हमारी जो आवाज निकल रही है कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ना कि जबान से। बहुत लोग बोलते हैं तेरी जबान काट दूंगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा। करेक्ट है, जबान काट दोगे तो बोल नहीं पाएगा, करेक्ट है, लेकिन आपकी आवाज बंद नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा। बोलना और आवाज निकाला, दैट इज अ 2 डिफरेंट थिंग। गूंगा होता है ना, जो गूंगा, जिसको हम लोग गूंगा बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो आवाज नहीं निकाल, डम्ब जिसको बोलते हैं, वो डम्ब है, यानी कि आवाज नहीं निकाल पाता है। तो आवाज नहीं निकाल पाता यानी कि वो बोल नहीं सकता, उसको बोलने नहीं आएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन वो आवाज निकालता है, ऐसा आवाज निकालता है। आई एम नॉट, मैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। प्लीज अगर मेरे ये कहने से आप में से किसी की अगर भावना को ठेस पहुंचती है तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि जो गूंगे भी होते हैं वो बोल सकते हैं, यानी कि आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन स्पीच नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। मैं आपको ये बता रहा हूं, दैट इज अवर टॉपिक टुडे, साउंड के बारे में। तो साउंड जो होती है वो यहां से निकलती है, बिकॉज लैरिंग्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड क्या होता है? उसका काम है आवाज निकालना। अब बहुत ही रेयरेस्ट लोग होंगे दुनिया में, सिर्फ 1% या फिर आधे % भी लोग होंगे नहीं जिनका वोकल कॉर्ड का ही प्रॉब्लम हो, अदरवाइज उनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो आवाज बोल नहीं सकते। ठीक है ना, जो जबान होता है उनका, वो बोल नहीं सकते। तो बहुत लोग बोलते हैं तेरी जबान काट दूंगा तो कुछ बोल नहीं पाएगा। करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जबान से हम लोग को स्पीच मिलता है। ये जो जबान होती है हमारी, इसको स्पीच मिलती है। जैसे कि ए बोला तो हमारा जबान इस तरफ गया, बी बोला तो जबान किसी और, सी गया तो देखो जबान। तो आप इमेजिन करो, आपकी जबान पकड़ लो और कुछ बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे। देखो मैं ट्राई कर रहा हूं आपके सामने, लाइव करता हूं दोस्तों, जो भी करता हूं आपके सामने एकदम कंसेप्चुअल नॉलेज डीप में समझाता हूं। इसके लिए यहां पे आप लोग हमें इतना प्यार करते हो और आगे भी करते रहना। तो यहां पे मैं वही बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आप अपनी जबान को पकड़ लो, समझ लो आपकी जबान कट गई है, तो आपको सुनाई दे रहा है क्या? नोई। क्यों दोस्तों? कि अगर हमारी जबान फिक्स रहेगी, हमारे मुंह से आवाज निकल रही थी, जैसे मैंने अभी निकाल के बताया आपको, आवाज निकल रही है मेरे मुंह से, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। तो दैट इज द 2 डिफरेंट थिंग। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि लैरिंग जो था उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो यहां पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे हमें कुछ बोलना होता है, वो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? आपस में वाइब्रेट होते हैं। जैसे वो वाइब्रेट होगा तब जाके आपके अंदर से आवाज निकलती है। वो आवाज जब निकल रही है तो आप अपने जबान से उसको टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो और वो आवाज को शेप दे रहे हो ताकि वो जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल पाऊं। बचपन में बच्चा जो होता है वो बोल नहीं सकता, लेकिन आवाज निकलती है, रोता है, गाता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन वो आवाज निकालता है। लेकिन वो बोलना जैसे जैसे सीखता है उसको समझ में आता है कि मैं ऐसे जबान करूंगा तो ए बोल सकते हैं, ऐसे जबान बोलेंगे तो बी बोलते हैं, क ख ग घ। तो जो भी वो सीखता है वो देख देख के सीखता है, तो वो जबान को ट्विस्ट करना, और ये नेचुरल होता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, हम लोग को आ जाता है बोलने के लिए।
करेक्ट है, तो हम इस्तेमाल कर पाते हैं और जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, चाहे जो भी लैंग्वेजेस में बात करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये वोकल कॉर्ड जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो हमारा वही है कि विदाउट वाइब्रेशन देयर इज नो साउंड। कोई भी साउंड को सुनने के लिए, चाहे आपके गले से आए, चाहे आपके आवाज से आए। घंटी आप बजाते हो स्कूल में, तो जैसे ही वो 2 घंटी यानी कि जो पूरा शेप होता है और जो अंदर का गोंग रहता है, वो जब टकराएगा तभी आवाज आएगा, तो टकरा रहा है यानी कि वाइब्रेशन होता है। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो गया कि वेन एवर वी वॉन्ट टू हियर सम साउंड और वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस सम साउंड, वी हैव टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन फर्स्ट। सबसे पहले वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, मतलब कुछ समझाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो, तो ज्यादा डीप में सिलेबस में मेंशन किया होता नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली समझ लो ये छोटा सा क्या है, एक ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। इस तरीके का शेप का एक स्टील का या फिर जो भी चीज से बना हुआ होता है एक ऑब्जेक्ट होता है इस तरीके का, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। अब क्या होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क को कोई भी एक रबड़ का एक पैड ले लो छोटा सा, उसके ऊपर मारो। ठीक है, ये जो चीज है समझ लो, ये मेरे हाथ में, समझ लो ये मेरे हाथ में, और एक रबर का बना हुआ कुछ चीज है, उसके ऊपर मैं मारूंगा। तो जैसे ही मारूंगा तो ये जो चीज है, ये जो आपको दिख रहा है ना मुंह खुला हुआ, इसका ये मुंह खुला हुआ जो दिख रहा है, ये वाइब्रेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मेरा हाथ का एक्शन देखो, जैसे मैंने इसके ऊपर मारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दबेगा। पहले मारूंगा तो ये कैसा दबेगा, देखो पहले इसका शेप ऐसा था, जैसे मैंने मारा, स्लो मोशन में दिखा रहा हूं, जैसे मैं मारूंगा तो ये थोड़ा सा दबेगा, ये नीचे वाला पोर्शन दबेगा और दबेगा। उसके बाद उसका जो नेचर है, टेंसाइल नेचर है, जब दबेगा तो वो चीज वापस अपने पोजीशन में आएगा, तो पोजीशन में से ज्यादा ही चले जाएगा, फिर वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता रहेगा। एंड जब उसको वाइब्रेशन से आप नोटिस करोगे, यानी कि वो जो वाइब्रेशन होता है ना, तो एक बार क्या हो रहा है, वो दब रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। जब वो दबता है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। एंड जब वो खुलता है, ये जो दब रहा है, ये जो फॉर्क है आपका, ट्यूनिंग फॉर्क जिसको बोलते हैं, ये दब रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। जब वो खुल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेयरफैक्शन। यही 2 फंडा है दोस्तों, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। यही 2 चीज की वजह से वाइब्रेशन होता है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का तो बेस्ट एग्जांपल था एक्सप्लेन करना, लेकिन चाहे जो भी चीज हो, घंटी का भी एग्जांपल दो, चाहे जो भी चीज हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक बार कंप्रेशन और एक बार रेयरफैक्शन हो रहा होगा। एंड वो चीज वाइब्रेट हो रही होगी, बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा। इसको आप देख भी नहीं पाओगे कितना ज्यादा स्पीड में वाइब्रेट होता है। कोई भी चीज इतना फास्ट वाइब्रेट होता है, पर सेकंड के हिसाब से उसके अंदर कितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हुआ, उसके हिसाब से साउंड जो है मेजर किया जाता है। तो कभी जब साउंड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत तेज अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, यहां पे जैसे कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको यहां पे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जो वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन हो रहा था वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया होगा। तो जितना ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन जब होगा दोस्तों, उतना ज्यादा साउंड जो है तेजी से आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था बोल के, कितना फास्ट बोला मैंने, एकदम फटाफट बोल दिया। तो इतना ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगा तो उतना ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन हो रहा होगा, लेकिन जितना स्लो बोलने की कोशिश मैं करूंगा, उतना ही मेरा वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, जो मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ वी वांट टू प्रोड्यूस हायर साउंड और इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तो वाइब्रेशन भी उतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो उसके हिसाब से कुछ डायग्राम्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो आप देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैंने यहां पे बताने की कोशिश कर दिया है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साउंड सुनाई कैसे देता है हमारे कानों तक, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन छोटा सा यहां पे बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना वाइब्रेशन से, वो ट्रैवल करता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के हिसाब से। स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के हिसाब से वो ट्रैवल करता है। कैसे होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इस प्रकार दिख रहा है आपको, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूं ये एक वेव्स के फॉर्म में निकल रहे और ये हर जगह फैल गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास जा रहे हैं, ये हर जगह, पीछे भी जा रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, इस तरफ भी जा रहा होगा, हर जगह फैल गए। अब जिसके पास कुछ चीज है रिसीव करने के लिए, कुछ चीज है समझने के लिए, जैसे आपके पास कान है, आपके पास, आप ह्यूमन बीइंग है, कान हो, कोई एनिमल है, कान है। प्लांट सुन पाएंगे क्या मेरी आवाज, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, नहीं सुन पाएंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनके पास रिसीवर्स होते हैं, वो चीज, वो सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं। तो ये जो वेव्स है, इट इज नथिंग बट एक फॉर्म ऑफ सिग्नल होता है, एक सिग्नल के फॉर्म में वो जाता है एंड हमारे कानों तक पहुंचता है। कानों में क्या होता है, ईयर ड्रम्स प्रेजेंट होते हैं। ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे, आपको पता होगा कान के पर्दे होते हैं एक अंदर की तरफ, वो वाइब्रेट होता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आवाज गया साउंड वेव्स के फॉर्म में, यहां गया, इसने कैच किया, उसको अंदर की तरफ खींचा, साउंड जाके आपके ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे के ऊपर टकराएगा, आपका कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा, तो वो साउंड जो है समझ में आ गया उसको। क्योंकि जैसे मैंने बोला, कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगी तो साउंड को पता नहीं चलता। तो जैसे उसने वाइब्रेट किया, हमारा
कनेक्टेड है ब्रेन से। कॉचलिया होता है, ये आप 9th में पढ़ोगे, तो कॉचलिया होता है ब्रेन से कनेक्टेड, वो सेंस कर लेता है और उसको एनालाइज करता है कि ये जो आवाज आ रही है वो कौन सी आवाज आ रही है और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। तो आपको ये ब्रेन जो है समझ में आता है, उसको ब्रेन समझने की कोशिश कर लेता है, क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है उसका वो समझ में आता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि साउंड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट, एंड किस ऑर्गन से हमारे अंदर से निकलता है, कैसे वो ट्रैवल करता है और कैसे हम लोग सुन पाते हैं। हर एक चीज आपको यहां पे मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं सीधा, जो कि है प्रोपैगेशन ऑफ साउंड थ्रू मीडियम। अब जैसे कि यहां पे आपको पता चला कि साउंड आप सुन सकते हो, लेकिन साउंड सुनने के लिए आपको मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि कुछ तो मीडियम होगा। अब मीडियम का मतलब क्या होता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, यानी कि कोई ना कोई एक मीडियम तो चाहिए ना दोस्तों, कि साउंड उसमें से पास हो सके, ट्रैवल कर सके। ये जो वेव्स जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साउंड का वेव्स होता है, ये ट्रैवल कर सके, वहां पे पहुंच सके, तो एक वेव्स यानी कि एक मीडियम होना जरूरी है। ठीक है? तो साउंड प्रोपैगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है ना, प्रोपोगेशन, साउंड प्रोपोगेशन एंड इट्स मीडियम। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। ओके, अब साउंड प्रोपोगेशन एंड मीडियम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। क्या फंडा है कि जैसे कि आपको पता है कि देयर आर 3 मीडियम, दुनिया में जो है 3 मीडियम होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पे, वो है गैस। लेकिन दोस्तों ये तीनों के अलावा भी एक और यहां पे मीडियम माना जाता है जो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, जो कि है वैक्यूम। ठीक है ना, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जैसे कि स्पेस है, स्पेस ब्रह्मांड, उसमें कोई भी गैस नहीं है। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड तो है ही नहीं, लेकिन कोई गैस भी नहीं है, तो वो चीज क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो यहां पे प्रूफ करके दिखाएगा कि साउंड प्रोपेगेशन में मीडियम का कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि समझ लो ये एक दीवार है, ठीक है ना, एक सॉलिड चीज है, दीवार है, यहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं। ठीक है ना, अभी देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरा बेडरूम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कोई स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, ये मेरा बेडरूम है। ठीक है, ये बेडरूम में मैंने बोर्ड लगा के रखा है, और इसके बाजू में जो ये दीवार आपको दिख रहा होगा, ये दीवार के पीछे किसी और का घर भी होगा। ठीक है ना, ये दीवार के पीछे किसी और का फ्लैट होगा, करेक्ट है? तो यहां पे अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, ए कैसा है, तो उसको सुनाई दे रहा होगा क्या? नहीं सुनाई दे रहा होगा। यानी कि एक चीज मैं बोलूं, हाँ सुनाई दे सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा जोर से बोलूंगा तो ये आवाज जो है वो दीवार के अंदर से भी प्रोपेगेट होकर जा सकती है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि सॉलिड में से भी आवाज जो है वो प्रोपेगेट हो सकती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो साउंड होता है वो कोई भी दीवार या फिर कोई भी साउंड कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से भी घुस के जा सकता है, और वो सामने वाले को सुनाई दे सकता है जब उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक चीज हुआ। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज लिक्विड। अगर यहां पे मैं कुछ लिक्विड लगा दूं, पानी जैसा कुछ चीज लगा दूं, और कुछ बोलने की कोशिश करूं या फिर कहीं से भी आवाज निकालने की कोशिश करूं, तो साउंड आएगा क्या? यस, बिल्कुल आएगा। तो लिक्विड में से भी आवाज पास हो सकती है, और गैस तो 100% होगी। जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आसपास क्या है, गैस है। आसपास कौन सा गैस होगा? ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, बहुत सारे गैस ये रूम में प्रेजेंट होंगे जो हमें दिखाई देते नहीं है। तो मैं जो बोल रहा हूं आप तक सुनाई दे रहा है ना? यस, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गैस में से तो सबसे इजीली गैस में से साउंड पास हो सकता है। ठीक है, अब बात आया वैक्यूम का। वैक्यूम जो होता है, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता है, ना सॉलिड होता है, ना लिक्विड होता है, गैस होता है। तो अगर कुछ नहीं होगा तो जो भी मैं बोलने की कोशिश करूंगा वो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड जो वेव्स है, ये जो वेव्स है, इसको ट्रैवल करने के लिए कुछ तो मीडियम चाहिए ना जो उसको लेके जाए। सॉलिड होगा तो सॉलिड में से भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, ये आसपास एक रूम है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो वो उधर ही अटक जाएगा। जैसे स्पेस होता है ना, स्पेस, स्पेस में कुछ है ही नहीं, तो ये जो मार्कर है ना, ऐसा लटका हुआ दिखाई देगा आपको, मतलब ये ना इधर हिलेगा ना इधर हिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में स्पेस में कोई जाता है, कोई स्पेसशिप है, तो फंसा का फंसा ही रह जाता है वहां पे जाके, अनलेस एंड अनटिल उसका खुद का प्रेशर फोर्स ना हो। लेकिन उसका समझ लो पेट्रोल खत्म हो गया, जो उसका फ्यूल था वो खत्म हो गया ना, तो वहां पे अटक जाएगा बेचारा, स्पेस में सालों साल पड़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो उधर ही का उधर रहेगा, क्योंकि उसको कोई ढकेलने वाला था नहीं, कोई मीडियम था नहीं। तो यहां पे भी सेम बोल सकता हूं कि वैक्यूम में जो मेरा लॉन्जिट्यूडनल साउंड का वेव्स था वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली जब ट्रैवल नहीं करेगा तो हमें सुनाई भी नहीं देगा, तो वैक्यूम में हम सुन नहीं पाते हैं। ये आपको याद रखना, वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या है, लेकिन ये टॉपिक के थ्रू मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मीडियम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड लिक्विड गैस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वैक्यूम जो है इसमें हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट लेता हूं, समझ लो एक मेरा पास एक कांच का ग्लास ले लेता हूं। ठीक है ना, मैं आपको एकदम अच्छे से डायग्राम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैं पूरी कोशिश करूं। समझ लो एक कांच का ग्लास है, और ये ग्लास के अंदर ना मैं घंटी लगा रहा हूं। घंटी यानी कि क्या होता है, बेल होता है। ठीक है ना, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, ये समझ लो ऐसा कुछ टाइप का। ठीक है, ये बेल है, इसमें आपका ये टकराता है, एक घंटी होता है। ठीक है ना, ये टकराने के लिए बेल रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका घंटी पूरा, और थोड़ा अच्छे से बनाता हूं,
ऐसा स्कूल में घंटी होता है ना, ट्रर करके बजता रहता है आपके घंटी, स्कूल समझ लो ये बेल है, ठीक है ना, नाम लिख देता हूं इसका बेल, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। डायग्राम के ऊपर मत जाना, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। ये बेल है, ये कांच का ग्लास है, ये पूरा पैक कर दिया मैंने, लीड लगा दिया यहाँ पे, पैक कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक और चीज है, यहां पे एक पाइपलाइन है, अटैच कर देता हूं, ठीक है। यहां पे एक डिवाइस से, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, और एक तरीके से हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि पंप बोल सकते हैं, वैक्यूम पंप बोलते हैं, ठीक है ना। वैक्यूम पंप से मैंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब वैक्यूम पंप से जोड़ने का काम इसलिए किया क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कांच के अंदर कुछ भी डालू, कांच के ग्लास के अंदर कुछ भी डालू, तो कोई भी चीज के अंदर हवा तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। यानी कि इसके अंदर अभी फिलहाल में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये बेल को ऑन करता हूं, समझ लो इसका वायर यहां पे गया होगा, घंटी चालू कर देता हूं, स्विच होगा, इसका स्विच मैंने चालू किया, ये स्विच होगा। इमेजिनेशन ने थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा प्लीज। तो इमेजिनेशन यानी कि मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो ये घंटी बजेगा, यानी कि ये जो है इससे टकराएगा, बार बार जाके बार बार टकराएगा, यानी कि आवाज निकलेगा। जब टकराएगा तो आवाज निकलेगा ऑब्वियसली। तो जब वो आवाज निकलेगा तो इसके अंदर हवा जो है वो पूरा का पूरा पैक करके रखा है, ढक्कन बन के रखा है, यहाँ पे वैक्यूम पंप से पाइप जोड़ के रखा है। तो मुझे एक एग्जाम्पल आपको पूछना है कि क्या इसमें से आवाज हमें सुनाई देगा, क्या है जो इसमें से आवाज जो है वो हमें सुनाई देगा क्या। ऑब्वियसली जब इसके अंदर हवा प्रेजेंट होगा तो चाहे कितना भी आप कांच लगा लो आपको सुनाई देगा ही देगा, क्योंकि कांच भी एक क्या है, सॉलिड मीडियम है, इसके अंदर भी जो क्या है, गैस मीडियम है। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सॉलिड हो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, उसमें से आवाज बाहर जाएगा, यानी कि प्रोपेगेट करेगा और आवाज सुनाई देगा हमें। करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया। एक और चीज यहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, वैक्यूम पंप के थ्रू पूरे के पूरा गैस जो है इसके अंदर का खींच लिया मैंने, बाहर निकाल दिया, ये पाइप के थ्रू अंदर से खींच लिया और वैक्यूम पंप ने उसको खींच लिया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है, वैक्यूम। अब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, वैक्यूम है। तो जैसे ही मैंने घंटी का स्विच चालू किया, बेल बजेगा, जोर जोर से बजेगा, तो इसके अंदर वैक्यूम है। तो मुझे एक आपको पूछना है क्वेश्चन कि क्या इसमें आवाज सुनाई देगा, क्या नहीं सुनाई देगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वैक्यूम में से साउंड जो है वो प्रोपेगेट नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट कि वैक्यूम में से आवाज जो है वो बाहर नहीं जा सकती, प्रोपेगेट नहीं कर सकती। लेकिन बाकी जो चीज होती है सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें से हवा जो है पास आउट हो सकती है। क्लियर है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिससे हम लोग को ये चीज समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजेदार और इजी भी आप बोल लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सीधा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज अ टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, चलो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स के पहले सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पे फ्रीक्वेंसी का, यहां पे एक तरीके से साइकिल। यानी कि आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि साउंड जो है वो हमेशा एक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एक वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो चलो मैंने एक वेव्स बना दिया। अब वेव्स में बहुत सारी चीजें होती है, आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना कि ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये दो चीज की वजह से साउंड वेव्स निकलते हैं। तो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, एफ स्मॉल बना लो, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये दो चीज आपको समझ में आ गया। तो क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज होगा जब वाइब्रेट करता है, यानी कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, साथ में वाइब्रेट करेंगे, एंड ये क्या करेगा, एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों बस इतना चीज कि ये जो हाइट होती है ना, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको याद रखना है, ये जो हाइट होती है कंप्रेशन की ले लो चाहे मैं रेयर फ्रैक्शन की ले लो, ये जो हाइट होती है साइकिल की, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको पता है एम्पलीफाई कर रहा है, एम्पलीफायर, तो वो क्या करता है, हाइट को बढ़ा देता है, किसके, कंप्रेशन या फिर रेयर फ्रैक्शन के। तो जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि आपने साउंड को एम्पलीफाई कर दिया, ज्यादा कर दिया, तेज कर दिया, तो उसको हम लोग एम्पलीफाई बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक डिस्टेंस होगा, समझ लो कोई भी वेव से, एक वेव से लेके दूसरे वेव्स तक का जो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ये आपको मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये आप लोग 9th में पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं बता रहा हूं वेवलेंथ बोलते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस इज वेवलेंथ। और भी ऐसे बहुत सारी चीज आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज वाइब्रेट जब होती है तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो रहे होंगे यहाँ पे, और मॉलिक्यूल्स के साथ में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ साइकिल्स। अब साइकिल का मतलब क्या हुआ, एक कंप्रेशन और दूसरा रेयर फ्रैक्शन, यानी कि समझ लो ये यहां से शुरू हो रहा है और यहां से खत्म हो रहा है यहां पे,
समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी कि ये पूरा यहां से शुरू होकर यहां पे जब खत्म हो रहा है तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, तो एक साइकिल में क्या आ गया आपका, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन आ गया, दिस इज वन साइकिल। फिर दूसरा साइकिल यहां से शुरू होकर फिर यहां पे खत्म हुआ, तो समझ में आ रहा है? तो एक जो साइकिल होता है जिसमें एक आपका क्या आ जा रहा है, एक आपका आ जा रहा है कंप्रेशन, वन कंप्रेशन, ठीक है, और दूसरा आपका आ जा रहा है एक रेयरफैक्शन। ये दोनों जब एक साथ को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि वो उसने कंप्लीट किया एक साइकिल, उसने क्या कंप्लीट किया, एक साइकिल कंप्लीट किया। तो ऐसा ये जो साइकिल है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज अगर वाइब्रेट होती है, कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो बहुत फास्ट स्पीड से वाइब्रेट होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल देके, ठीक है। तो कोई भी चीज वाइब्रेट हो रही है यानी कि बहुत फास्ट वाइब्रेट हो रही है, तो वो जो वाइब्रेट होता है तो उसमें बहुत सारे रेयरफैक्शन और कंप्रेशन आएंगे। तो यहां पे इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल मतलब क्या, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड जो चीज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आपको ये चीज याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि कितना नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड के अंदर वाइब्रेट हो सकता है, यानी कि कितना कंप्रेशन रेयरफैक्शन एक सेकंड में हो सकता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स आर प्रोड्यूस इन द एयर पर सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव। आपको ये चीज याद रखना है, क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। अगर मैं बोलूंगा कि समझ लो किसी का फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज, तो 2000 हर्ट्ज बोला यानी कि 2000 बार वो एक सेकंड के अंदर 2000 बार वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि एक एक साइकिल 2000 साइकिल वो रिपीट हो रहा है एक सेकंड के अंदर। ये होता भी है, बहुत बार देखा गया, 20-20 हजार होता है यार, ये तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज है जो इतने फास्ट गति से हो जाती है। एंड नॉर्मली देखा जाए कि जो वन साइकिल अगर कंप्लीट किया 1 सेकंड में, अगर किसी ने एक साइकिल कंप्लीट किया 1 सेकंड के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताता है, कितना साइकिल कितने सेकंड में होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहां पे अगर समझ लो कि कोई ऐसा चीज है जिसका एक ही साइकिल हो रहा है, एक सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही साइकिल हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है निकालना। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूला, दैट इज कितना यहां पे साइकिल हो रहा है, दैट इज साइकिल पर सेकंड इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। आप इन शॉर्ट ऐसा चीज बोल सकते हो और आप निकाल सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज आपको देखने मिल जाएंगे। तो एग्जांपल के तौर पे ट्यूनिंग फोर्क का अगर बात किया जाए, तो ट्यूनिंग फोर्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीच में। तो ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो कि किसी ने मेजर किया होगा, कोई साइंटिस्ट ने, और यहां पे बोल रखा है कि 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज जो होता है वो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसा माना गया है दोस्तों। यानी कि उसके अंदर 512 बार कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन हो रहा होगा। एक साइकिल 512 साइकिल हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर। सोचो यार, बहुत बड़ी बात है, 512 बार, इतना फास्ट हो गया एक सेकंड के अंदर। तो यानी कि उसका हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 512 हर्ट्ज हो गया। ये आपको याद रखने की कोशिश कर रहा है। तो जितना ज्यादा जिसका यहाँ पे मटेरियल होगा, जितना ज्यादा उसका थिकनेस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज होता रहता है। हर एक मटेरियल का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, जैसा हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे मैं क्लियर कराने की कोशिश कर दिया हूं। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों लेक्चर नंबर 1 यहां पे कंप्लीट होता है। फ्रीक्वेंसी तक हो गया। आगे बहुत सारी चीजें कि साउंड्स और क्या होते हैं, और नॉर्मली बहुत सारी चीजें होते हैं, साउंड ऑर्गन, जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है थोड़ा भी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।